22वां विधि आयोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की रिपोर्ट तैयार कर रहा है। विधि आयोग ने आम जनता से 30 दिनों में उनकी राय मांगी है। इसके लिए उसने एक ईमेल आईडी भी जारी किया है, जिस पर कोई भी इंसान मेल करके अपने विचार यूसीसी के बारे में स्वतंत्र रूप से दे सकता है और लोग इस पर तेजी से अपनी राय भेज भी रहे हैं। लॉ कमीशन के चेयरमैन के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने से लेकर अब तक उसे 8.5 लाख से ज्यादा रिस्पॉन्स मिल चुके हैं। अब हम आपको जल्दी से यूसीसी का एक क्विक रिकैप दिखाते हैं और बताते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड की फायरिंग रेंज में आखिर कौन कौन से कानून आने वाले हैं। आखिर वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पर यूसीसी लागू होने के बाद कुछ खास धर्मों को मिलने वाला वो डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। अभी हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म के लोग एक कानून के दायरे में आते हैं, लेकिन मुस्लिम, ईसाई, पारसी और यहूदी धर्म के लोग वो कानून नहीं मानते हैं। इसे समझाने के लिए हमने हिंदू कोड बिल और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तुलना की है, जिसे देखकर आप समझ जाएंगे कि आखिर कुछ लोगों को यूसीसी से दिक्कत क्यों है। जैसे शादी की बात करें तो हिंदू धर्म में बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक नहीं बल्कि 4 शादियों की छूट मिली हुई है। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरीके से हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध मानी जाती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। हिंदू कोड बिल के हिसाब से पत्नी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसी तरह संपत्ति के मामले में ये नियम अलग है। हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक इसमें नियम अलग हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड से क्या होगा? ये 4 शादियों वाली छूट खत्म हो जाएगी, दूसरी शादी के लिए तलाक जरूरी होगा, शादी की उम्र भी बढ़ जाएगी और ऐसे बहुत से बदलाव आ जाएंगे जो कुछ लोगों के गले से नीचे उतरने के तैयार नहीं है। इसलिए इसका विरोध लगातार किया जा रहा है। आज यूनिफॉर्म सिविल कोड पर टीवी9 भारतवर्ष के स्टूडियो में भी जोरदार बहस हुई। मैंने खुद इस शो में शामिल होकर मेहमानों से कुछ चुभते हुए सवाल पूछे। उस बहस का एक हिस्सा भी आपको दिखा देते हैं। अब 24 के चुनाव से ठीक पहले अचानक इस मुद्दे का इतनी तेजी से आना और प्रधानमंत्री का कहना। अंग्रेजों के जमाने में 1939 से पहले तक सब जगह कॉमन कानून था। इवन वो इलाके जो आज के पाकिस्तान और बांग्लादेश बन गए, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस जो खैबर पख्तूनवा है, उसमें भी कॉमन सिविल कोड था। तो उन्होंने कहा हम स्वतंत्र भारत में क्यों नहीं कर पा रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक हंगेरियन जर्नलिस्ट जिसका नाम था टिबोर मेंडे, उसको दिए गए अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैंने हिंदू समाज के लिए तो परिवर्तन कर दिया है, वहां कोई दूसरी शादी नहीं कर सकता, यह गुनाह हो गया है। वहां पर सक्सेशन में हम पर्सनल लॉ भी ला रहे हैं। बट वर्ड जानते हैं नेहरू क्या प्रयोग करते हैं? बट वी, वो पूछता है तो मुसलमानों के लिए क्यों नहीं? तो कहते हैं वी कैन नॉट डेयर टू टेक दिस स्टेप फॉर मुस्लिम्स। हमारी हिम्मत नहीं है, हैसियत नहीं है कि हम मुसलमानों के बारे में यह बात कहें। बड़ा सीधा पूछा आपसे कि यूसीसी के आप समर्थन में है या नहीं है? यूसीसी, आप बताइए कि यूसीसी संवैधानिक है कि नहीं? संविधान के विरोध में क्या है, लेकिन उसकी भावना क्या है? भावना है संविधान में आपको लग रहा है भावना है उसकी जो आपको नहीं समझ में आती है। अच्छा। भावना ये है कि वो केवल उसके लिए पहले प्रयास किए जाएंगे, वैसी स्थिति बनेगी। और उस पर विधि आयोग का रिपोर्ट है जो कह रहा है कि नाइदर नेसेसरी नॉट डिजायरेबल। क्या ये असंवैधानिक है यूसीसी आपके हिसाब से? ये कौन कह रहा है? ये सवाल ही आपका गलत है। मैं संविधान के अंतर्गत आप ही ने बोला, संविधान के अंतर्गत है। आप ही ने बोला अभी। जिस तरीके की बात रहमानी साहब कर रहे हैं उसको देख के तो ऐसा लग रहा है कि इसी जो अगला शीतकालीन सत्र आएगा उसमें बहुत आराम से पास हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं। जी बिल्कुल, हो भी जाना चाहिए। और आप यही स्वर देखिएगा जिस समय ये फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिस्कस होगा, तो यही स्वर बदल जाएंगे। मैं आपको आज लिख करके दे रही हूँ, स्टूडियो में जो अच्छी बातें आज की जा रही हैं वो सारे सुर बदले हुए आपको मिलेंगे। मैं कारण बताती हूँ। इन्होंने कहा कि मुस्लिम कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है। ये कम्युनल भाषा नहीं है तो कौन सी भाषा है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। जब बात यूनिफॉर्म सिविल कोड की हो रही है तो ये कम्युनल एंगल से कॉन्वर्सेशन किया जा रहा है। ये कौन बात कर रहे हैं? आदिवासी समाज में भी इसको लेकर के नाराजगी है। सुप्रीम कोर्ट में गए थे वो 2016 में। आर्टिकल 371 भी है, उस सब में क्या करेंगे आप? देखिए, बड़ी मजेदार बात है। क्या आदिवासी समाज से किसी ने आके कुछ कहा है? मगर आदिवासी समाज की बात कौन करता है? वो जो ये कहते हैं कि हम तो साहब बादशाह थे, हम तो जिल्ले इलाही थे, हम तो आलमगीर थे, हम तो सुल्तान आलम थे, हम तो हुजूर नवाब थे, हम तो हुक्मरान वक्त थे।
आज कहते हैं ट्राइबल के साथ जरा मेरा वो कंपैरिजन करने की कोशिश करिए, इसे कहते हैं तिनके की ओट में पहाड़ छुपाने की कोशिश करना। सब कुछ जाति धर्म के आधार पर ही विभाजित हो रहा है। ये भाग्य की विडंबना कहो, इस देश के भाग्य की विडंबना। और मुझे ऐसा लगता है कि धर्म के आधार पर ही देश का विभाजन हुआ। लेकिन अब मैं आपसे आपके चैनल के माध्यम से और बीजेपी के लोगों से और दूसरे विपक्षी दलों से भी मैं कहना चाहता हूं कि ये देश बड़ा है, सियासत छोटी है। 2 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं सुधांशु जी कि सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, कह गई फांसियों में फंसी गर्दनें, ये हमारा नमन है वतन के लिए। इस तरह का देश बनना चाहिए। सवाल यह कि क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध की चिंगारियां अब एक नए आंदोलन को जन्म देंगी? क्या यह आंदोलन राजनीतिक बिजली से चार्ज होगा या धर्म की बिजली से चार्ज होगा? और क्या इसमें शामिल होने वाले लोग इस धर्म से आगे बढ़कर एक देश एक कानून वाली सोच के साथ देख पाएंगे? इन प्रश्नों के उत्तरों पर बहुत कुछ निर्भर है। आपको याद होगा साल 2020 में कैसे राष्ट्रीय नागरिकता संशोधन कानून के नाम पर देश में बड़ा आंदोलन हुआ था। तब कुछ एजेंडा जीवियों ने सीए विरोधियों की असुरक्षा के भाव का लाभ उठाकर मनचाहा नैरेटिव सेट कर दिया था। ये सब कुछ उस सीए को लेकर हो रहा था जिसके स्पष्ट नियम सरकार की ओर से तय ही नहीं हुए थे। साल भर चले किसान आंदोलन में भी कुछ लोगों ने पूरे नैरेटिव को हाईजैक करने की कोशिश की। अब यूसीसी पर जिस तरह विरोध की चिंगारियां पैदा हो रही हैं, उससे सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार भी वही होगा जो सीए और किसान आंदोलन के समय